नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और आज फिर कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात, मौजू यूक्रेन वार के जो नताइज हैं उन पर चर्चा करेंगे। और सबसे अहम टॉपिक होगा, क्या यूरोप अपने आर्थिक आत्महत्या की तरफ बढ़ चला है या फिर इसमें कुछ बदलाव आने वाला है। सबसे पहले हम इस वक्त युद्ध के हालात पर थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने पहले से एक बताने की आपको कोशिश की थी कि क्या होने वाला है, कबलज़ वक्त हमने जो कुछ तजिया यानी एनालिसिस किया था आप तक डिलीवर करने की कोशिश की थी और आपको बताने की कोशिश की थी कि अभी जिस तरीके से ये शोर मचाया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया या प्रोपेगेंडा मीडिया में कि खैरसोन और इन तमाम इलाकों को, खार्किव, खैरसोन, इन इलाकों को खाली करके रशिया की फ़ौजें भाग खड़ी हुई हैं, वो वापस जा रही हैं। दरअसल युद्ध में बहुत सारी नीति रणनीति को अपनाया जाता है। उस वक़्त मेरी ओपिनियन ये थी कि इन तमाम इलाकों से अगर रशियन फोर्सेस को हटाया जा रहा है और डोनबास के इलाके में यानी उन 4 रीजन में इनको डिप्लॉय किया जा रहा है या उधर ले जाया जा रहा है जहाँ पर ऑलरेडी रेफरेंडम कराया गया है, तो इसका मतलब साफ होगा कि वो पहले रशियन हिस्से में सेफ पैसेज में पहुंचेंगी और उसके बाद कोई बहुत बड़े हमले की प्लानिंग होगी। चूँकि मेरा बहुत क्लियर स्टैंड था कि जिस तरीके से प्री प्लान्ड अमेरिकन रणनीतिकारों ने, पश्चिमी रणनीतिकारों ने जिस तरीके से रशिया को यहाँ फंसाने की यानी अफ़गानिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान बनाने की या वियतनाम बनाने की जो कोशिशें जारी हैं कि गोरिल्ला वार यूक्रेन फोर्सेस की तरफ से लड़ा जाए और जहाँ जहाँ पर डिप्लॉयमेंट रहे रशियंस का, उन रशियन फोर्सेस या उनके वेपन्स का या उनके वेपन डिपोज़ का, उसको निशाना बनाया जाए, यानी यूक्रेन का कम नुकसान हो या यूक्रेन के ज़रिए पश्चिमी हथियारों का कम नुकसान हो। ये भी समझने की बात है, क्योंकि यूक्रेन के पास अपना अब कुछ बचा नहीं है। जो कुछ आ रहा है वो पश्चिमी जगत से आ रहा है और जिन लोगों के हथियार जो हैं वो रशिया के भी हथियार जिन देशों ने, जो अब नाटो के सदस्य हैं, ख़रीदे हुए थे, वो भी यूक्रेन को दिए गए, क्योंकि यूक्रेन की फोर्सेस की वो ट्रेनिंग रशियन हथियारों की थी और बहुत आसान नहीं था कि वेपन जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इनके इस्तेमाल, फ्रांस, इनके इस्तेमाल किए जाएं और ट्रेनिंग उन्होंने पहले से रशियन हथियारों की हो। तो ये एक मिलिट्री का जो वेपन्स का यानी शिफ्टिंग का जो एक तरीका होता है वो बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, इस पर भी बात करेंगे। और इससे मगर फ़िलहाल हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पर उस तरीके के इस जाल में, इस नेटवर्क में और इस माया जाल में पुतिन नहीं फंसेंगे। अलबत्ता वो यहाँ से अपनी फ़ौजों को पीछे हटाएंगे और जब जीत का जश्न मनाने के लिए पश्चिमी जगत के जो यूक्रेन के अंदर फ़ौजी हैं, वो जो यूक्रेन के बचे हुए फ़ौजी हैं वो, और जिनको भाड़े के सैनिक कहा जाता है यानी कि प्राइवेट एजेंसीज़ जो बहुत सारी काम करती हैं उनसे लाए गए फ़ौजी वो, और जो यहाँ पर स्वयं सेवक के तौर पर भी पहुँचते हैं वो, इन सब को निशाना बनाने के लिए, भारी तादाद में निशाना बनाने के लिए रशियन प्लानिंग ज़रूर होगी। इसी वजह से कब्ज़ा की हुई जगहों से अपनी सेनाओं का विड्रॉल रशिया कर रहा है। और तब हो सकता है कि आपने देखा हो तमाम दुनिया का मीडिया जो चर्चा कर रहा था वो ये थी कि अब यूक्रेन जंग जीत रहा है और रशिया अब की फ़ौजें भाग खड़ी हुई हैं, वो डर गई हैं। ये सब बातें चल रही थी। पिछले 24 घंटे से आप लोग सुन रहे होंगे ठीक वही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यानी भारी तादाद में ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, तथाकथित ईरानी ड्रोन का। मैं वाज़ेह तौर पर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ईरान इसे नकार रहा है। और इसमें भी एक बहुत बड़ा पेच ये भी है कि रशिया ने एक बहुत बड़ी UNHRC को धमकी दी है कि भाई अगर आप लोग ड्रोन जांच को, यानी ये ड्रोन ईरान के थे कि नहीं थे, अगर इस पर जांच बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ते हो और इस पर एक्शन लेने की बात करते हो तो फिर मुझे UN के साथ में अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करना होगा। तो आज पूरे UN का मतलब देखिए, हम लोग पहले से जानते हैं, अगर चाइना और रशिया
यूएन में हैं तो यूएन का मतलब है, अगर ये नहीं हैं तो फिर यूएन का कोई मतलब इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि फिर नाटो के मेंबर या यूरोपियन यूनियन के मेंबर या फिर इनके जो अलाई हैं सब नाटो और सब यूरोपियन यूनियन के जो एक पूरा का पूरा खेमा है, जिसमें से कुछ देश अब टूट कर बाहर भाग चुके हैं, निकल चुके हैं, कुछ निकल रहे हैं, हालांकि इनकी तादाद तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। तो कुल मिला के अगर यूएन के रिश्तों पर विचार करने होगा का मतलब समझिएगा कि ये एक यूएन का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी यूएन टूट जाएगा। अर्थात अगर यूएन का कोई मतलब नहीं रह जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि फिर अपने अपने खेमे, अपने अपने जो दोस्त हैं लोग, उनकी बात मानेंगे और यूएन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। खैर, हम वापस आते हैं। ये एक मैं आपको सिर्फ अपडेट कर रहा हूँ कि स्थिति कहाँ तक पहुँच चुकी है इन ड्रोन्स को लेकर। ड्रोन्स के अलावा नई मिसाइलें देने की बातें की जा रही हैं। यहाँ ये बात जब ईरान के ड्रोन रशिया की तरफ जा रहे थे या मिसाइलें जा रही हैं, या फिर जिस तरह नई मिसाइल का तुर्की ने भी टेस्ट किया है जो काफ़ी ख़तरनाक है, ड्रोन उनका पहले से जो है अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। यहाँ मतलब ये था समझाने का कि देखिए ये एक प्रोपोगंडा वार जो है वो चलती है, जिसमें जो लोग बचे हैं यूक्रेन के अंदर या फौजी यूक्रेनी बचे हैं, जो लोग अभी छोड़कर नहीं भाग पाए, 30-40% जो भी बचे हैं यूक्रेन में, उनके मोरल को संभालने के लिए मीडियाबाजी की जाती है, उनको वहीं पर रहें क्योंकि पूरा देश खाली हो गया तो अकेले जेलेंस्की को जो है फिर वहाँ मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर वो सिर्फ युद्ध का एक मैदान बचता है। हालांकि पश्चिमी जगत का पूरा प्लान उसको सिर्फ युद्ध का मैदान बनाना ही है। युद्ध के मैदान का मतलब ये है कि अब उनको बनाए रखने के लिए, वहाँ डटे रहने के लिए एक और कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। वो कोशिश क्या है? वो कोशिश ये है कि इनकी एयरबोर्न करके एक डिवीज़न है, उसकी 80वीं डिवीज़न को तैनात किया जा रहा है यहाँ रशिया की सरहदों के पास। जो नाटो के मेंबर हैं, यूरोप के मेंबर हैं, उन देशों में उनके तकरीबन 4700 के करीब सैनिकों को पहली बार रूस के आसपास कहीं डिप्लॉय किया गया है। इस डिवीज़न को काफ़ी ख़तरनाक माना जाता है और ये तमाम चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, एक तरह से कमांडो होते हैं। और इनका ये कहना है कि ये किसी भी वक्त यूक्रेन की धरती में घुसने के लिए तैयार हैं, यूक्रेन में एंट्री करने के लिए तैयार हैं, मगर अमेरिकी इस कमांड के जो चीफ हैं उनका कहने का ये यहाँ इन्होंने वाज़ेह किया है कि हम लोग रूस के साथ अटैक करने के लिए यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, लड़ाई में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। अगर यूरोप के किसी देश पर यानी नाटो के किसी देश पर अगर हमला होता है तो फिर हमारी ये बटालियन एक्टिव हो जाएगी। मगर क्या ये एक्टिव हो सकती है और क्या इस तरह के कमांडो अमेरिका और पश्चिमी जगत यूक्रेन में भेजकर पहले से ही मौजूदगी उनकी वहाँ पर नहीं है? देखिए, कई बार मैं आपको रिपोर्ट किया है, कई बार बताने की कोशिश की है कि विदेशी फ़ौजी यहाँ पर डीएक्टिवेट, मतलब अच्छा नहीं लगता क्योंकि फ़ौजी कहीं का भी हो वो फ़ौजी ही कहलाता है। मैं कौन होता हूँ कि उनकी किसी को शहीद कहूँ और किसी की मौत कहूँ, तो मैं उसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट की बात करता हूँ। तो यहाँ पर जितने उन फ़ौजियों को डीएक्टिवेट किया गया है, उन डीएक्टिवेट किए जाने वाले फ़ौजियों में बहुत सारे लोग इसी तरह की बटालियंस हैं जो स्पेशली तैयार की गई है, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, उनका सफाया किया जा रहा है, लगातार अभी भी हो रहा है। और ये बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये तो तय है, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो इसलिए किया गया, सोसाइटल ड्रोन का, क्योंकि जो जिस तरीके से जब ड्रोन, हाँ मैं माफ़ कीजिएगा, ये बात हम वहाँ से शुरू की थी कि ड्रोन दिए जा रहे थे ईरान के जिस वक़्त, तो ये कहा जा रहा था कि रूस के पास मिसाइलें ख़त्म हो गई हैं, रूस के पास हथियारों की कमी आ गई है, इसलिए ईरान से मदद ली जा रही है। युद्ध में एक रणनीति होती है और उस रणनीति में किस हथियार का कब कहाँ इस्तेमाल करना है ये ज़रूरी है। पिछले 3 दिनों के अंदर रशिया ने लगातार बदल के एवरीडे मिसाइलों का जो अटैक है वो चेंज किया है। कभी
किंजर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, तो जो कभी ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया है, कभी अपनी और कई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। वो ये है कि जब आप आज की तारीख में किसी हथियार से लगातार हमला कर रहे हैं, इस 24 घंटे में कोशिश की करेगा पश्चिमी जगत के उसकी रोकथाम या उसकी काट के हथियार को किसी तरीके से यूक्रेन के उन इलाकों में पहुंचाया जाए जिनसे इन हथियारों के नुकसान से बचाया जा सके। और जब तक ये उसकी काट भेजते हैं तब तक रशिया अपने प्लान को चेंज करके दूसरी मिसाइलों से अटैक शुरू कर देता है, और फिर जब इनका हथियार रोकथाम का वहां पहुंचता है तो तब तक तीसरी कर चुका होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जब तक प्लान करते हैं, सोचते हैं कि नया क्या आया और नए को कैसे रोका जा सकता है, और जब तक ये उसकी काट लेकर वहां पहुंचते हैं तब तक रशिया अपनी रणनीति, अपने हथियार बदल चुका होता है। और लगातार बदलते हुए हथियारों ने पश्चिमी जगत, अमेरिकी थिंक टैंक, खासतौर से पेंटागन जो दुनिया को अपनी सबसे बड़ी ताकत कहता है, उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। पेंटागन के प्रोसेसर की शायद जो कील हैं वो टूट चुकी हैं और उसने काम करना बंद कर दिया है। यहाँ ये एयरबोन की बटालियन भेजना और भेज के वो रशिया पे हमला भी कर सकते हैं, नाटो पे हमला हुआ तो यूक्रेन में घुस सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध को बनाए रखने के लिए, युद्ध में यूक्रेन की बची खुची जनता और बचे खुचे फौजियों को बनाए रखने के लिए, और साथ में उन लोगों को जिनको दूसरे देशों से खरीद कर या दूसरे देशों से उकसा कर या दबाव में जिन फौजों को यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, वो उनको उनके मोरल को हाई करने के लिए या उनकी सपोर्ट देने के लिए भी इस तरह की अफवाहें फैलाना ज़रूरी है। वरना तो ये जिनको बता रहे हैं कि ये एयरबोन बहुत बड़ी ज़बरदस्त बटालियन है, ये इस तरह की बटालियन वहाँ कई काम आ चुकी हैं, उनका कहीं का काम हो चुका है। तो ये ख़बरें जो हैं वो वाज़े तौर पर आप मान के चलें कि हम जैसी खबरें हैं वैसी आपको बता रहे हैं। हम पिछले मेरे ख्याल से इन तमाम 30-40 दिनों के अंदर जो कुछ भी चल रहा था मीडिया के अंदर, मैंने कहा था ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होने वाला है, और जैसा हो रहा है। और उस दिन ये भी कहा था तकरीबन 30 से 40 दिन पहले कि जिस दिन ये ख़त्म किए जाएंगे और जिस दिन ये भयावी अटैक रशिया की तरफ से होगा, तब ये लोग मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाएंगे ये कि ये तो अचानक रशिया ने बड़ा हमला कर दिया और यहाँ पर जो इनके पश्चिमी जगत के हथियार थे या फिर यूक्रेन की फोर्सेस थी, इसको डिस्ट्रॉय करके ज़मीन में मिला दिया। ये ब्रेकिंग नहीं होगी, मगर ये आपके लिए 40 दिन पुरानी खबर होगी, तो आपको याद होगा ये 40 दिन पुरानी खबर है जो ब्रेकिंग कह के चलाई जा रही है। जो आज बता रहा हूँ उसको तकरीबन वही 30 दिन के बाद ये ब्रेकिंग कह के चलाएँगे, उसे समझिएगा। देखिए तुर्की एक बहुत सारे आप लोगों में से जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं या फिर जहन में जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा दुनिया के सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है। उसमें ये कि एक एक्सपर्ट द्वारा जो कुछ लेख लिखे जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन के राइटर्स के लिखे वही लेख हैं जिनमें ये तासुर मिलता है कि यूरोपियन यूनियन, यूरोप अपनी आर्थिक खुदकुशी की तरफ बढ़ चला है, यानी आर्थिक आत्महत्या करने जा रहा है और कुछ हद तक गले में फंदा लटका लिया है, स्टूल हिल रहा है। अगर यूरोपियन जगत, उनकी इंडस्ट्री, उनका उद्योग चाइना के उद्योग के साथ मिलकर काम नहीं करेगा और अगर इससे भी बचने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से हिलता डुलता यूरोपियन अर्थव्यवस्था का जो फंदा गले में लटका है और जो नीचे स्टूल हिल रहा है वो पैरों के नीचे से निकल जाएगा और ये यूरोप की आर्थिक आत्महत्या होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विश्लेषक कह रहे हैं यूरोप के, ये विश्लेषक कह रहे हैं उन आर्थिक मामलों के जो गाहे बगाहे बेचारे लिखते रहते हैं, उन्हें बाद में पता चलता है कि उन्होंने क्यों और किसके लिए लिखा। कुल मिलाकर ये तो मैं आपको युद्ध के पहले से इशारे देकर चला था कि आर्थिक नुकसान होगा अमेरिका का भी और यूरोप का भी, और इसकी काट जो है ग्रेटर यूरेशिया, ख़ास तौर से अगर मैं पुतिन की बात करूं तो बड़े उन्होंने कायदे से इसको मैनेज किया और संभाला है, और वो ये कोशिश नहीं बल्कि कामयाबी के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि अगर हंगरी के विदेश मंत्री की आज बात आप सुनते हैं तो आपको वाज़ेह हो जाता है कि हंगरी के विदेश मंत्री का कहना है कि यूरोप को
रशियन गैस को, यानी गैस से संबंध तोड़ना और गैस का नहीं लेना, एनर्जी का नहीं लेना, यूरोप के लिए अपने आप को खंडरों के दौर में पहुंचाना जैसा है। यानी कि ये उजाड़ हो जाएगा, ये बंजर हो जाएगा और ये यूरोप नहीं बचेगा, क्योंकि ये उसका मुतबादिल ढूंढ नहीं सकते। और उद्योग, आपका इंडस्ट्री, आपकी जो कुछ घरों की आम ज़रूरतें हैं उसको भी अगर आप छोड़ दें तो आपका उद्योग जगत पूरी तरह से ठप होकर रह जाएगा। और ऐसे में जब आपके पास उद्योग भी बंद हो जाएगा तब आप एशिया के देशों, यानी ख़ास तौर से चीन या भारत के पास, हालांकि ये बहुत बड़ा मौका था, मगर भारत में भी जो भारत की कंपनियां हैं या विदेशी कंपनियां भारत में लगी हैं वही कुछ न कुछ बचाव का कारण बन सकती हैं यूरोपियन जगत का, वरना वो निजी तौर पर, अपनी कंपनियों के तौर पर, अपने देश में लगी हुई इंडस्ट्री के तौर पर तो वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि भारत के पास भी, हालांकि मैंने पिछले कई सालों में लगातार ये कोशिशें की हैं कि विदेश नीति में कुछ ऐसा मामला लाया जाए जिससे आने वाले दिनों में अगर चाइना का मुतबादिल कोई, यानी चाइना का अल्टरनेट अगर कोई हो सकता है तो वो भारत हो सकता है। सस्ती लेबर, कंज्यूमर, रॉ मटेरियल और इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटी ये दी जाए और अपनी इंडस्ट्री को उस हद तक ले जाया जाए जहां हम चीन का मुकाबला करने कैपेबल हों। हम डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत को, पश्चिमी वेस्टर्न वर्ल्ड के इस नीति को छोड़ें, हम लोग घोर पूंजीवाद को छोड़ें और हम प्रोडक्शन की हैवी मात्रा में जो है बिलीव करें, ताकि हम दुनिया की आपूर्ति टाइम रहते कर सकें। और वो आज दिन आ चुका है जिस पर आपने मेरे बहुत से लेख पढ़े होंगे, बहुत से मेरे प्रोग्राम देखे होंगे। मैंने ये कहा कि अगर आज भारत के पास में अपना उद्योग वो कैपेबल होता कि हम पूरी दुनिया के ऑर्डर को इमीडिएट पूर्ति कर सकते हैं, जिस तरह चाइना, यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत हैवी है। चूँकि पश्चिमी जगत ने हमारे बाज़ार को कैप्चर किया और उसमें अपनी इंडस्ट्री को लगाया, और उनका सिद्धांत हमेशा ये काम करता है कि आप मटेरियल कम सप्लाई करें, शॉर्ट मार्केट में बनाए रखें, और मार्केट की शॉर्टेज की वजह से दाम जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा वसूल करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वसूल करें। यही घोर अमानवीय और इसी को कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो बेसिकली इससे बचने की सलाह मैं हमेशा देता आया था। मैंने कहा था कि एक दिन वो आएगा जब चाइना के मुतबादिल की दुनिया को ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन भारत का प्लेटफॉर्म दुनिया के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। अभी भी वक्त है कि वक्त रहते जो है हमें उस ट्रैप से बाहर निकलना चाहिए, हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बताने की ये कोशिश करता हूँ कि हमारे अमेरिका से अच्छे रिश्ते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इजराइल से अच्छे रिश्ते हों, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे रशिया के साथ अच्छे रिश्ता रहना तय है, क्योंकि उससे हमें फ़र्क पड़ता है। उसके रिश्तों को हम एक साथ इसलिए नहीं तोड़ सकते कि जिस तरीके से आपको देखना होगा कि अगर यूक्रेन की फोर्सेस ने, यूक्रेन के फौजियों ने ट्रेनिंग रशियन हथियारों की ली थी, तो अचानक या तो वो अपनी पूरी फोर्स को तब्दील कर दें, अपनी फ़ौज को तब्दील कर दें, तब उसके बाद जिनके पास ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड के, वेस्टर्न जगत के हथियारों की ट्रेनिंग हो वो उनको मोर्चे पे लगाएं, या फिर रूस से लड़ने के लिए रूस के ही हथियारों का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उन्हीं को चलाना जानते हैं, उन्हीं की मरम्मत करना जानते हैं, उन्हीं की जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उसका रिजॉल्व करने का तरीका जानता है। किसी भी फ़ौज को जब हम हथियार देते हैं, राइफ़ल से लेके मिसाइल तक, वो तमाम चीज़ें एक ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं। उनमें एक बड़ी एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज के साथ साथ हम उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू को समझते हैं, हमारी फोर्सेस समझती है, और अब वो एक पूरी लंबी प्रक्रिया होती है। उससे पहले हमारी फ़ौज उससे ट्रेंड होती है, अगली फ़ौजियों को वो आने पे ट्रेंड करते हैं, उससे पहले उसमें जो कुछ दिक्कतें आई होती हैं उसका इमीडिएट सॉल्यूशंस, ये एक लंबा सिलसिला है। यानी अगर किसी फोर्स के डिफेंस सिस्टम को आप पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो उसमें आपको कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं। आप विद इन द ईयर या फिर 5 या 10 साल में आप किसी पूरे के पूरे फौजी निज़ाम को या बदलने का मतलब ये होता है कि आपको पूरी की पूरी फ़ोर्स को बदलना पड़ेगा। यानी पूरी की पूरी फ़ोर्स को आप दूसरे उसी देश में भेज के उनको 100% आपको ट्रेनिंग देनी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आप जिनके साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी आपके बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मैच्योर राजनेता, एक मैच्योर
डिफेंस लीडर ये गलतियां कभी नहीं करता है कि वो एक इमीडिएट फैसले ले और इमीडिएटली जो है स्विच करने की बात सोच भी ले, क्योंकि ये सोचा भी नहीं जा सकता। ये सबूत आपके पास मौजूद है इस वक्त यूक्रेन के अंदर के दूसरे नाटो के मेंबर्स के पास या यूरोपियन यूनियन के पास, जर्मनी से लेकर दूसरों के पास रशियन हथियार मौजूद थे। S-300 के अलावा टैंक्स और ये सब चीज़ें जो थी, या MiG-29, MiG-25, MiG-24, ये इन तमाम हथियारों को ही पहले रशिया के जो दूसरे देशों के पास थे मदद के तौर पे यूक्रेन में भेजा गया, क्योंकि उनके पायलट, उनके फौजी, उनके कमांडर सब उन्हीं पर कमांड दे सकते थे, उन्हीं से लड़ सकते थे, उन्हीं से वो लड़े और उन सब को न्यूट्रलाइज किया गया। अभी इक्का दुक्का जो खबर आती है कि खैरसोन के एक इलाके में एक गाँव में यूक्रेनी फौजा घुस गई है और वहाँ पर कुछ हासिल कर लिया है। ये युद्ध में इस बात को थोड़े वास्ट कैनवास में आप समझने की कोशिश करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इतने बड़े युद्ध के अंदर जो है वो रिटेलिएट, जहाँ पर दुनिया भर से फौजी भेजे जा रहे हों, दुनिया भर से हथियार भी भेजे जा रहे हों, चूँकि वो जो नए हथियार आते हैं उनके ट्रेनर उनके साथ आते हैं। जिस तरह आपने एक मीडिया में देखा होगा कि जब ये कहते हैं कि ईरान के ड्रोन आ रहे हैं तो ईरानी फौजी भी ट्रेन करने के लिए रशिया के अंदर या क्रीमिया के अंदर मौजूद, यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, वो बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ के लोग। तो वो फौजी चूँकि वो ये ड्रोन कैसे, ये सिर्फ एक ड्रोन की बात है, अलग अलग तरह के सैकड़ों किस्म के हथियार अमेरिका और पश्चिमी जगत द्वारा भेजे जाने वाले, और जो यूक्रेनियों के पास ट्रेनिंग का सिस्टम था वो सिर्फ रशियन हथियारों से ट्रेनिंग या जर्मनी हथियारों से ट्रेनिंग का होने के बावजूद किसी मीडिया में, किसी आउटलेट में आपने नहीं सुना होगा कि इनको ट्रेनिंग देने के लिए या इनको सबको, इन देशों के, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, अमेरिका के फौजी भी वहाँ मौजूद हैं। ये एक दोगलापन होता है मीडिया का कि वो मीडिया किस तरफ जो है आपको गुमराह करना चाहती है, किस तरह आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। तो उनकी अपनी जो इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है उसकी तरफ आपको सोच करने की। मेरा काम ये है कि हम भारतवासियों को, हम लोग किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं हैं और हम लोगों को एक न्यूट्रल और एक ऐसे अंदाज में सोचना चाहिए जिससे हमारा फ़ायदा हो, या फिर आने वाले भविष्य में हम अपने आप को किन चीज़ों से प्रिपेयर करें या किन चीज़ों से सिक्योर करें। ये सूरत हाल अगर हम हमारे मीडिया का मतलब, आम जनता का मतलब क्या होता है, आम जनता की जब सोच बदलती है, मालूमात बदलती है, जानकारी बदलती है, तो आने वाले जो दौर होते हैं हम अपनी हुकूमतों को, अपनी सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं सरकार के लिए जो हमारे हितों के लिए काम करेंगे। इस मीडिया से इतना ही फ़ायदा होता है। मेरे किसी बताने से युद्ध के नतीजे नहीं बदल जाएंगे। मेरी आपको इन्फॉर्मेशन देने से और इन्फॉर्मेशन आपके जान लेने से इस वक्त युद्ध पर कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि इससे ये होता है कि हम सही फैसले ले रहे हैं या गलत फैसले ले रहे हैं, और हमारे आने वाले दिनों में हमारे हित में क्या फैसले होंगे, और हमारे कौन कौन से लीडर हमको क्या क्या आश्वासन दे रहे हैं या कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो क्या करेंगे। इस सूझबूझ के साथ हमारी एक बेदारी, हमारी एक वोट डालने की कैपेबिलिटी में एक परसेंटेज की बढ़ोतरी होती है, समझ की बढ़ोतरी होती है, इंसानियत की बढ़ोतरी होती है, जिससे हम ये फैसला कर पाते हैं कि हम अपने देश के हितों के लिए किस तरफ जाएं और किसको हम अपना लीडर चुनें, ताकि हम आने वाले दिनों में ये मुसीबतें या मुश्किलें फेस ना करें जिस तरह के दूसरे देश कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात मैं कहना कि मेरे इस प्रोग्राम के करने से युद्ध पर कोई असर पड़ेगा तो वो तो नहीं पड़ सकता, क्योंकि युद्ध चल रहा है। मगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ इजाफा होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन में भी आपसे बात करते हुए कुछ इजाफा, कुछ आपसे सीखूंगा, तो यकीनी तौर पर जो है कुछ एक दूसरे से सीखते हुए हम लोग जो हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक सूझबूझ के फैसले लेने की क्षमता अपने अंदर पैदा करेंगे। यही एक मतलब होता है। यहाँ पर मैं एक बात जो अब आखिरी मुद्दे पर करता चलूँ कि देखिए, यूक्रेन में अभी पश्चिमी जगत अपने हथियार भेजता रहेगा, रशिया उनको डिस्ट्रॉय करता रहेगा, परमाणु वार तक अभी नहीं पहुंचने की स्थिति है, क्योंकि अभी स्पेस में बहुत सारे सेटल, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। परमाणु युद्ध की स्थिति तब आएगी, उससे सबसे पहले सैटेलाइट गिरा दिए जाएंगे, फाइबर काट दी जाएगी, उसके बाद कहीं परमाणु वार या अटैक की सिचुएशन बनेगी, जो अभी नहीं है। अभी एक दूसरे की थ्रेट है, नेक टू नेक है, तैयारी सबकी है और किसी भी वक्त की संभावनाएं हो सकती हैं।
चूँकि ये बात तो जो नेक्स्ट टू बाइडन प्रेसिडेंट जो लेडी थी भारतीय मूल की, वो कह के निकल चुकी हैं कि अमेरिका की सरकार सिर्फ कुछ लोगों के, कुछ परिवारों के फ़ायदे के लिए चलाई जा रही है। ये मैं तो बहुत 10-12 साल से कहता था, मगर जो प्रेसिडेंट पद के दावेदार रहा हो अमेरिका के अंदर, अगर वो ये बात कह दे तो, और उससे पहले ट्रंप को अगर आप ये बात कहने पर पागल घोषित कर दें तो ये आपकी अपनी इच्छा है, मगर अगर 3 बुद्धिजीवी इस बात को कह रहे हैं तो फिर आपको भी इसे मानना चाहिए। ये मानने का मतलब ये होगा कि ख़तरा वो लोग किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं। रशिया और दूसरे उसके अलाई देशों को मजबूर कर सकते हैं कि युद्ध के दायरे को बहुत बढ़ाया जाए। और मैंने बात तो करनी थी, अमेरिका के कुछ मूवमेंट हुए हैं, कुछ ट्रीटी हुई हैं, कुछ पुरानी टीटी के ज़रिए उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कि हमारा नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, वो अगले प्रोग्राम में करेंगे। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर इस बात को थोड़ा कम करते हुए ख़त्म करते हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन के उद्योग, गैस नहीं मिलेगी तो उद्योग बंद हो जाएंगे, उद्योग बंद हो जाएंगे तो फिर वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बेरोज़गारी फैल जाएगी, और अगर बेरोज़गारी फैल जाएगी तो फिर यूरोपियन यूनियन को कटोरा लेके दुनिया से भीख मांगनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुसाइड उनका हो चुका होगा, आर्थिक आत्महत्या लगभग वो कर चुके हैं, और अब उनके पास बचने का जो एकमात्र रास्ता है, जो पुतिन ने तुर्की को अपने साथ मिलाकर खोला है। बेसिकली ये बात मैं आपको 2 साल पहले, शायद आपको ये बात, जब नागोर्नो कराबाख का किस्सा चल रहा था, जब मैंने आपको ये बताया था कि असल में नागोर्नो कराबाख से गुजरने वाली पाइपलाइन को एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में ले जाया जाएगा और इस पर अपना कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। इसी के लिए जो है आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग हुई है, और आज ये साबित हो चुका है कि तुर्की के ज़रिए पुतिन ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि तुर्की उस पाइपलाइन का इस्तेमाल करेगा जो आर्मीनिया अज़रबैजान होकर गुजरती है, और काले ब्लैक सी से भी उसी तरह की कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर वाज़ेह हो चुका है कि वो पाइपलाइन पर अपना कंट्रोल, यानी तुर्की का गैस और तेल की बाज़ार पर कंट्रोल पुतिन द्वारा सौंपना, ग्रेटर यूरेशिया को मजबूत करना, नाटो को तोड़ना और यूरोप को घुटने टेकने पर मजबूर करने की स्ट्रेटेजी का एक मूव है जो सक्सेस हो चुका है, बस थोड़ा सा और होना बाकी है। यहाँ यूरोपियन यूनियन, आज इस पर एक लंबा प्रोग्राम कल करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें ये बताएंगे कि भाई आखिरी तौर पर अगर यूरोप अब आखिरी रिवाइज करने की कोशिश करता है आर्थिक तौर पर, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इसमें भारत के लिए कितने मौके हैं, और चाइना भी अपनी जगह पर बना रहेगा, और अगली दुनिया फिर कैसी होगी, आर्थिक मॉड्यूल कैसे होंगे, इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे कल। फ़िलहाल इस प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।